हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जयवीर बिष्ट आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मस्ती और साइंस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कहते हैं अभ्यास हमें बलवान बनाता है और दुख हमें इंसान बनाता है। हार हमें विनम्रता सिखाती है, जीत हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। लेकिन सिर्फ विश्वास ही है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमें हमेशा अपने आप और अपने भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। तो इसमें लिखी हुई मैं दो बातों को लेकर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चर्चा करने वाला हूं। जो आज का हमारे पास टॉपिक है उस पर आने से पहले मैं चर्चा करने वाला हूं। उससे पहले मैं उन लोगों से ये कहने वाला हूं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। तो आते हैं, अभी मैंने कहा कि दो चीज़ें हमारे सामने आई हैं। तो कि विश्वास ही है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और दूसरा अभ्यास हमें बलवान बनाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है, किसी काम को करना है, और जब तक उस काम को करने के लिए हम अपने आप से अपने अंदर विश्वास नहीं कर लेते हैं कि मैं इस कार्य को कर लेता सकता हूँ, ये कार्य मैं कर लूँगा, तब तक हम उस कार्य को नहीं कर सकते हैं। वो चाहे कोई छोटा कार्य ही क्यों नहीं है। अगर कोई छोटा बच्चा है और वो साइकिल सीखने की कोशिश कर रहा है और अगर वो ये मान लेता कि मेरे बस की साइकिल चलाना नहीं है, तो जीवन भर कभी भी साइकिल चलाना नहीं सीख सकता है। और वहीं पे दूसरा बच्चा सीखने की प्रैक्टिस करता और वो ये कहता है कि मैं सीख लूँगा, और वो एक न एक दिन ऐसा होगा कि वो साइकिल चलाना सीख जाएगा। तो ये किसके कारण हुआ कि एक व्यक्ति, उनमें से एक बच्चे के अंदर ये भावना आई, ये विश्वास आया अपने अंदर कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। उसने अपने अंदर इस विश्वास को जगाया कि मैं साइकिल चलाना सीख सकता हूँ। वहीं पे दूसरे बच्चे के अंदर कैसी भावनाएं आई कि मैं साइकिल चलाना नहीं सीख सकता। तो यही एक विश्वास है जो हमें अपने अंदर भी जगाना है कि हमारे अपने अंदर ये विश्वास लाना है कि मैं इस कार्य को कर लूँगा और कर सकता हूँ। और उस कार्य को जब हम अपने अंदर विश्वास जगा लेंगे, उसके बाद हमें जो दूसरा कार्य करना है वो है उस कार्य को करने की प्रैक्टिस, अभ्यास जिसे हम कहते हैं, प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं। यानी किसी भी कार्य को अगर हमें करना है तो बार बार हमें उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, उसका बार बार अभ्यास करना है। और अभ्यास करने से हम अपने आप हमारे अंदर निपुणता आ जाएगी और हम चाहे हम किसी विषय की बात करें, चाहे हम साइकिल चलाने की बात करें, तो हम उसके क्या बन जाते हैं, मास्टर बन जाते हैं। अब साइकिल में हम एक से एक स्टंट करने लग जाते हैं। तो वही चीज़ हम किसी विषय को लेके करते हैं। हम चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, कोई भी हमारे पास अगर सब्जेक्ट है और उस बच्चे के अंदर अगर ये विश्वास आ जाता है कि मैं इसको कर सकता हूँ, और वो उसको करने की अगर बार बार अभ्यास करता है, तो ये निश्चित है वो उस विषय का मास्टर बन जाता है। तो मैं आपको सर्वप्रथम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यही बार बार दोहराना चाहूँगा कि आपको अगर मैथ्स सीखना है, साइंस सीखना है, इंग्लिश सीखना है, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर से अपने आप में ये विश्वास करना होगा, ये विश्वास अपने आप को दिलाना होगा कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, मैं मैथ्स सीख सकता हूँ, मैं मैथ्स के बड़े से बड़े प्रश्नों को हल कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, या मैं साइंस सीख सकता हूँ, साइंस की थ्योरियों को समझ सकता हूँ। ये विश्वास हमें अपने आप से, अपने अंदर से करना है। और जब आप इस विश्वास को कर लोगे तो बार बार आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स के प्रश्नों की बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार उनका अभ्यास करना है। मैं वादा कर सकता हूँ आपसे, अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपको मैथ्स का चाहे वो कितने से कितना कठिन थ्योरम है, कठिन प्रश्न है, जिसको आप हल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये अभ्यास आपको उसको करने की क्षमता प्रदान करेगा और निश्चित रूप से आप उसको करने में सफल हो जाएंगे। तो आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए वीडियो में आगे बढ़ेंगे। और आज जो हमारा विषय है
जो जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं, जिस प्रश्नावली को हम हल करने वाले हैं, उस पे आने से पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा आपको कैसा लगा। और साथ ही चैनल को अभी एक बार फिर से कहूँगा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। तो आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और साथ ही एक बार फिर से आपको कहना चाहूँगा कि मेरे द्वारा जो भी प्रश्न यहाँ पे आपको कराए जा रहे हैं, वीडियो में जो भी बताए जा रहे हैं, आप उनको एक बार देखने के बाद बार बार उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित ही आपको वो प्रश्न हल करने आ जाएंगे, वो आपकी समझ में आ जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो आगे के आज के विषय को, आज के प्रश्नों को देखने के लिए आप वीडियो में आगे भी मेरे साथ बने रहेंगे। आइए हम आप अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं कक्षा 9 अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब आपको बताना चाहूँगा कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण हम किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो रैखिक है इसको समझ लेंगे कि रैखिक क्या होते हैं, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो जिन लोगों ने मेरा अध्याय 2 बहुपदों वाला वीडियो नहीं देखा है वो एक बार उसको देख लेंगे। उसमें मैंने रैखिक समीकरणों को अच्छी तरह से समझाया हुआ है। और एक बार मैं फिर से यहाँ पे रैखिक समीकरणों को समझा रहा हूँ कि क्या क्या होते हैं रैखिक समीकरण, एक बार रिवीजन हो रहा है। तो रैखिक समीकरण ध्यान से सुन लेंगे। रैखिक समीकरण ऐसे समीकरण जिनमें चर राशि की अधिकतम घात केवल एक होती है। एक अगर किसी चर की रैखिक घात एक है तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं, ऐसे समीकरणों को। ठीक है, अब बात करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण की। दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, तो ऐसे समीकरण, परिभाषा होती है दो चरों वाले रैखिक ऐसे समीकरण जिसमें दो चर इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि ऐसे रैखिक जरूर लिख लेना है यहाँ पे, सॉरी, ऐसे रैखिक जरूर लिखना है। ऐसे रैखिक समीकरण जिसमें दो चर उपस्थित होते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। क्या हुई परिभाषा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण ऐसे रैखिक समीकरण जिसमें दो चर उपस्थित होते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब बात करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, तो इसका तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, तो इसका जो मानक रूप होता है, यानी जिससे दो चरों वाले रैखिक समीकरण बनते हैं, वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और एक विशेषता जहाँ a व b का मान शून्य ना हो, यानी 0 ना हो, ये इसकी स्थिति है। तथा ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हों। ए बी और सी कैसी संख्याएं होनी चाहिए, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। ए बी सी वास्तविक संख्या हो,
तो ये हमारे पास इसका मानक रूप है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ क्या है कि ए बी सी वास्तविक संख्या है तथा ए व बी का मान शून्य नहीं होना चाहिए। इसलिए ए और बी दोनों में से किसी का भी मान, अगर ए का मान शून्य होता तो ये फिर ये टर्म्स पूरा का पूरा पहला ए एक्स वाला पद क्या हो जाएगा 0, तो ये केवल एक चर में रह जाएगा, बी वाई रह जाएगा। ठीक है, वाई यानी एक ही चर है इसमें, क्योंकि ए बी सी कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, अगर यहाँ पे y का मान 0 b का मान 0 होता है तो फिर ये वाला पद 0 हो जाएगा और ए एक्स प्लस सी बच जाएगा, मतलब तब भी ये एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसलिए स्थिति लिखी है कि जहाँ ए और बी क्या ना हो, शून्य ना हो। ठीक है, इनका मान शून्य नहीं होना चाहिए, अगर शून्य होगा तो फिर ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण नहीं निकालेगा। और ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएँ हैं। ठीक है, तो अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण को सभी लोग समझ गए होंगे। अब हम आते हैं इसकी प्रश्नावली 4.1 पर। कैसे हम दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को बनाते हैं, किस तरह से दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का निर्माण होता है, आइए देखते हैं। प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न, हमें एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण का निर्माण करना है इससे। ठीक है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। क्या लिखा है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देने वाले, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। तो इस कथन को लेके हमें क्या करना है, नीचे दिया भी है संकेत में कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत ₹X और कलम की कीमत ₹Y। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं इसका किस प्रकार से दो चरों वाला रैखिक समीकरण बनता है। अब आते हैं प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न हमें हल करना है। तो सबसे पहले जैसे कि प्रश्न में भी संकेत दिया है कि माना नोटबुक की कीमत बराबर ₹100, क्योंकि हमें ना ही नोटबुक की कीमत पता है और ना ही कलम की कीमत पता है। तो जब हमें पता नहीं होती है तो मान लेते हैं। ठीक है, तो माना नोटबुक की कीमत बराबर ₹X। ठीक है, और ऐसे ही माना कलम की कीमत बराबर ₹Y। अब क्या करना है, यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार जो प्रश्न में हमारे पास स्थिति हुई है उसके अनुसार कि लिखा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नानुसार कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दोगुनी है, इसका मतलब ये है कि नोटबुक की जो कीमत X है वो इस कलम की कीमत की दोगुनी है। माना कि कलम की कीमत अगर ₹10 है तो नोटबुक की जो कीमत है 10 × 2 यानी ₹20 है। ठीक है, तो इसको हम चरों के रूप में क्या लिखेंगे, तो अतः X बराबर 2 × Y, यानी नोटबुक की कीमत बराबर 2 × कलम की कीमत। तो इसको अगर दो चरों वाले X बराबर 2Y, और जब दो चरों वाले के रूप में लिखना चाहेंगे तो X इसका पक्षांतर करके इधर लेंगे, X - 2Y बराबर 0। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रश्न नंबर 1 दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में आ गया है और ये इसका हल हो गया है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। हमें क्या करना है, इनको ax + by + c के इक्वल टू 0 के रूप में तो व्यक्त करना ही है, साथ में a, b और c के मान भी ज्ञात करने हैं इन समय 1, 2 जो हमारे पास ये
समीकरण दे रखे हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इनके मानों को ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं, पहला प्रश्न था उसका, प्रश्न नंबर 2 का जो पहला भाग है, 2x धन 3y बराबर 9.35 बार। अब तो इसका मानक जो रूप होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो क्या इस रूप में है? नहीं है। अभी सी इधर है तो इसी को भी सबसे पहले इधर ले आएंगे। तो 2x धन 3y इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस 9.35 बार बराबर 0। अब ये इस रूप में आ गया, ठीक है, ये तो हो गया। अब हमें ए बी और सी के मान, यहाँ ए है तो ए की जगह पे यहाँ पे क्या है? 2 है, तो ए बराबर 2, ठीक है। इसमें देखेंगे बी है, बी की जगह यहाँ 3 है तो बी बराबर 3। इसमें सी है, यहाँ पे सी की जगह पे माइनस में है तो सी बराबर माइनस 9.35 बार। चिन्हों का बिल्कुल ध्यान देना है, प्लस है माइनस है तो माइनस चिन्ह के साथ लिखते हैं। इन दोनों में माइनस नहीं था इसलिए प्लस चिन्ह के साथ लिखा, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको क्या कर लेते हैं? हल कर लेते हैं। इसी का दूसरा पार्ट है, सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। ये हमारे सीधे सीधे कौन से रूप में है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है। दिख रहा है आपको? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में ऑलरेडी ये प्रश्न हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब इसमें देखते हैं कि एक x है, a की जगह पे जब कुछ नहीं है, x तो है लेकिन यहाँ कुछ नहीं गुणांक, तो तब a एक मान लेते हैं, 1 यानी 1 मान लेते हैं, तो ये बराबर ये 1। ऐसे b की जगह पे क्या है? इसको अलग अलग तोड़े तो बटे 5, तो ये 1/5, y को अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1/5। और वहीं पे अगर हम c की बात करेंगे तो c बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 10, ठीक है। अब आगे अगले प्रश्न को देखते हैं। अब आएंगे, इसी का तीसरा पार्ट लिखा है कि माइनस 2x धन 3y बराबर 6। इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखेंगे तो माइनस 2x धन 3y माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से a का मान माइनस का 2, b का मान 3 और c का मान माइनस का 6 आ जाएगा। इसी तरह से इसको क्या करेंगे? x माइनस 3y बराबर 0 और a का मान 1 आएगा, b का मान माइनस का 3 और बराबर 0 है, यानी c वाला तो कोई पद है नहीं जिसमें केवल वास्तविक संख्याएं हों, तो इसलिए c का मान यहाँ इस वाले में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमें क्या करना है? इन शेष भागों को भी कर लेना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाले, इन भागों को भी हमें क्या कर लेना है? बिल्कुल इसी तरह से हल कर लेना। जहाँ अगर x नहीं है तो वहाँ a का मान 0, जहाँ y, जैसे यहाँ x नहीं है तो यहाँ a का मान 0 है, केवल b और c का मान है। यहाँ y नहीं है तो यहाँ b का मान 0, a और c का मान है, ठीक है। इसमें x भी है, y भी है, लेकिन तीसरी वास्तविक संख्या नहीं, तो c का मान 0, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे फिर बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इस प्रश्नावली 4.2 के 1 के अन्य सभी प्रश्नों को क्या कर लेंगे? ये जो भाग हैं इनको ए बी सी और इनके मानों के रूप में लिख लेंगे और इनका हल ज्ञात कर लेंगे। अब हम आते हैं प्रश्नावली 4.2 पर। कौन सी प्रश्नावली? 4.2 को देखेंगे। आइए बात करते हैं प्रश्नावली 4.2। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? कारण भी बताना है किस लिए सत्य है। कि y इक्वल टू 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है, मतलब एक मान निकलेगा। केवल 2 हल हैं, यानी x और y के केवल 2 ही मान निकलेंगे, या अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे, या अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे। तो आइए एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। y बराबर 3x में x और y के कितने मान निकलेंगे? 1 निकलता, 2 निकलता, या 2 से अधिक निकलते हैं। तो आइए देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है y इक्वल टू 3x प्लस 5। हमें होता क्या है, ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण जब भी हल करते हैं तो माना x बराबर 0 रखा, x बराबर इस समीकरण में क्या रख दिया? 0 रखा। तो y बराबर 3 का 0 के साथ गुणा और धन 5। 3 का जब भी 0 के साथ गुणा तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचा? 5। y बराबर क्या आया? 5। तो x और y का एक मान 0 और 5 निकला कि नहीं निकला? y का एक मान 5 निकल गया x का 0 रखने पर। ऐसे ही अगर इसमें हम x बराबर 1 रख लेते हैं, x बराबर 1 रखते हैं यहाँ, तो क्या निकलेगा? y और x की जगह 3 एकम 3 धन 5, तो ये y बराबर कितना निकला? 8। दूसरा मान आ गया। ऐसे ही अगर x बराबर 2 रखते हैं तो ये
इसी समीकरण में y बराबर x की जगह 2 तो 3 दूना 6, तो y बराबर 6 धन 5, तो y बराबर 11। तो अब हमें क्या पता चला, इसके बहुत सारे मान निकल रहे हैं। 1 2 3 तो ऑलरेडी निकल गया, मतलब पहला और दूसरा तो अपने आप में असत्य है। तो हमारे पास जो सत्य मान होगा वो तीसरा वाला होगा। कौन सा होगा? तीसरा। में लिखा है, तीसरे में देख सकते हैं लिखा है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, यानी हम जितना चाहे उतने मान निकाल सकते हैं इसमें x और y के, उतने उत्तर निकलेंगे इसमें। कि कोई भी हमारे पास दो चरों वाला रैखिक समीकरण हो तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, क्योंकि इनमें x और y के हम विलोमसह विपरीत बहुत सारे मान निकाल सकते हैं। एक का रखेंगे दूसरे का निकल जाएगा, ठीक है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। इसी का प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। प्रत्येक समीकरण के हमें कितने हल निकालने हैं? 4 हल निकालने का मतलब है x और y के हमें 4 मान निकालने हैं। कितने मान निकालने हैं? x और y के कितने मान निकालने हैं? 4 मान निकालने हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेंगे। अब ये आपके सामने पहला समीकरण जो दे रखा है 2x धन y बराबर 7 को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। अब हमें इसमें क्या करना है, x और y के साथ साथ कितने 4 मान निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको x या y को उधर ले जाएंगे, इधर केवल एक ही रखें। तो हम देखते हैं कि y, अगर हम इसको y के रूप में लिख लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2x। अब मान कैसे निकालने हैं, x का मान रख लेंगे, y का मान अपने आप निकल जाएगा। मान हमने रखा x बराबर 0, तो 2 गुणा x यानी ये 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आया, 7। तो ये पहला मान निकल गया। पहला मान क्या निकला इनका। अब चाहें तो हम इसको सारणी के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे एक सारणी बनाई x और यहाँ पे लिखा y। 4 मान निकालने हैं तो 4 कॉलम 4 खाने बना लेंगे, 1 2 3 और 4 खाने बन गए ये, ठीक है। अब इन 4 खानों में हमें 4x के मान निकाल के लिखने हैं और 4y के मान निकाल के लिखने हैं। अब पहला मान क्या आया, x को 0 रखने पर y का मान 7 आया, समझ गए, ये पहला मान निकल गया। ऐसे दूसरा मान यहाँ पे x बराबर अगर हम 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखने पर x बराबर 0 रखने पर ये 7 आया। अब x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 7 माइनस 2 एकम 2 यानी माइनस का 2 तो बराबर 5। तो x बराबर 1 रखा तो y बराबर कितना निकला, 5। तो ये दूसरा मान 1,5, ठीक है। इसी तरह से हमने x बराबर 2 रखा, 2 रखने पर तो y बराबर 7 का 7 और इसके साथ 2 दूना 4 माइनस का 4, तो 7 में से 4 गया, कितना आया, 3। तो x का मान कितना रखा, 2 रखा और y का मान कितना आया, 3। तो ये क्या हो गया, 2,3। ऐसे हम अब x के बराबर 3 रख देंगे तो y बराबर 7 माइनस और 2 3 6, तो 7 में से 6 गया 1। अब x बराबर 3 रखने पर y बराबर कितना आया, 1। तो ये इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, x और y के 4 मान निकल गए। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। या हम दूसरे रूपों में ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः 4 मान, पहले वाले को 0,7 एक ब्रैकेट के अंदर, दूसरा 1,5 दूसरे ब्रैकेट के अंदर, तीसरा 2,3 और चौथा 3,1। ध्यान रखेंगे पहले वाला मान हमेशा x का होगा और बाद वाला मान y का होगा, जो ब्रैकेटों के अंदर हम लिखेंगे इस रूप में। तो समझ गए। अब इसी का दूसरा पार्ट है पाई x धन y बराबर 9। अब इसको भी हल करके देखते हैं दूसरे पार्ट को। पाई x धन y बराबर 9, तो हम अगर पक्षांतर करके इसको समीकरण का रूप लिखते हैं, y बराबर 9 माइनस पाई x। अब यहाँ भी हमें 4 मान निकालने हैं, तो यहाँ x लिखा, यहाँ y लिखा, रेखा खींच ली, 4 खाने बना लिए। क्योंकि हमें कितने मान निकालने हैं, 4 मान, तो इसलिए मैं 4 ही खाने बना रहा हूँ, ठीक है। हमें ज़्यादा भी निकालने पड़ सकते हैं और कम भी निकालने पड़ सकते हैं। तो ये 4 मान। अब क्या किया, x की जगह पर मैंने कहा सबसे पहले 0 रखा। x बराबर अगर 0 रखेंगे तो टर्म्स पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, पाई इंटू 0 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना बचेगा, 9। तो पहला मान निकला 0,9। दूसरा फिर वही x बराबर 1 रखा, 1 रखने पर 0 रखने पर
समीकरण में यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण में x बराबर, समीकरण में x बराबर 0 रखने पर, समीकरण में x बराबर 1 रखने पर, 1 रखेंगे तो पाई कम पाई यानी y बराबर 9 माइनस पाई। x बराबर 1 था तो y बराबर क्या था 9 माइनस पाई, तो यहाँ x बराबर 1 y बराबर 9 माइनस पाई। अब हमने फिर वही समीकरण में x बराबर 2 रखने पर, 2 रखा अब हमने इस समीकरण में, ठीक है, x की जगह पे, तो y माइनस 9, अब पाई का जब 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 पाई, तो x का मान 2 रखा, y का मान 9 माइनस 2 पाई, तो ये 2 और ये 9 माइनस 2 पाई। ऐसे x बराबर 3 रखने पर, 3 रखेंगे तो y बराबर रखने पर लिखना भी है इनको बराबर, तो y बराबर 9 माइनस और 3 पाई कम 3 पाई, तो 9 माइनस 3 पाई, तो x बराबर 3 रखा और y बराबर क्या है 9 माइनस 3 पाई। तो इस तरह से हमें ये 4 मान फिर से प्राप्त हो गए। इस तरह से हम इनको चाहें तो ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, समझ गए। तो इसी तरह से हमें इसका जो अंतिम पार्ट्स है वो क्या है कर लेना है, उसको भी बिल्कुल इसी तरह से हल करना है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल हैं और कौन हल नहीं है। अब इन मानों को, ये पहले वाला x का है, दूसरा y का है, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y, इस समीकरण में रखना है x की जगह पे और y की जगह पर। देखना है बराबर 4 आता है कि नहीं आता है, उनको चेक करना है। अगर ये दोनों बराबर 4 आएगा इसकी और इसको हल करके तो ये इसका हल होगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, पहले को करके चेक करना है और चेक करके देखेंगे 0 और 2। तो ये हमारे पास पहला प्रश्न लिखा है x माइनस 2y बराबर 4 है, तो 0 और 2 को चेक करना है इस समीकरण के हल होंगे या नहीं होंगे, मतलब इनको हल करने पे ये उत्तर आता है कि नहीं आता। तो x बराबर 0 और 2, इनका पहला मान x का दूसरा y का होता है, तो x की जगह पे 0 रखेंगे, तो इस समीकरण में x की जगह पे 0 0 रख दिया, माइनस y की जगह पे कितना रखना है 2, तो माइनस 2 गुणा 2 बराबर 4 आना चाहिए। तो 0 का तो 0, 2 दूना 4, लेकिन ये माइनस का 4 आ रहा है, इधर क्या है प्लस का 4 है, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये इसका हल नहीं है। तो लिख लेंगे 0,2 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है, हल नहीं है। ऐसे ही हमें दूसरे को चेक करना है। दूसरा हमारे पास लिखा है 2,0, 2,0 पहला मान मैंने कहा x का होता है, x बराबर 2, दूसरा मान y का, तो y बराबर 0। फिर वही समीकरण x की जगह पे 2 रखना है, तो ये है 2 और y की जगह पर 0, माइनस 2 गुणा 0 यानी 0 बराबर 4। तो ये भी क्या आया 2 बराबर 4, तो ये भी इसका एक हल नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से लिख लेंगे, ये भी इसका एक हल नहीं है। तीसरा हमारे पास है 4,0, 4,0 का भी फिर वही x बराबर 4 और y बराबर 0, x बराबर 4 y बराबर 0, समीकरण वही x माइनस 2y, x की जगह पे 4 माइनस 2 यानी 2 गुणा 0 बराबर 4, तो ये 4 का 4 माइनस 2 का गुणा 0, तो 4 बराबर 4। तो अब लिख लेंगे 4,0 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का एक क्या है हल है, समझ गए। तो ये अपने आप में इसका एक क्या हो जाएगा हल हो गए। इसके 2 पार्ट्स शेष पार्ट्स और हैं, इनको भी कर लेंगे। तो एक अंडर रूल वाला है, इसको मैं करके दिखाता हूँ, अंतिम वाला आपको खुद ही करना है। फिर वही हमारे पास अगला है अंडर रूल 2, 4 अंडर रूल 2, तो x बराबर अंडर रूल 2 है और y की जगह पे 4 अंडर रूल 2 है। अब x की जगह पे अंडर रूल 2 लिखना है, माइनस 2 और y की जगह पे हमें क्या लिखना है गुणा 4 अंडर रूल 2 बराबर 4। अब ये अंडर रूल 2 है अपने आप में, ये माइनस का 2 चुको 8 अंडर रूल 2 है बराबर 4 है। अब हमें अंडर रूल 2 अगर कॉमन भी लेते हैं तो ब्रेकेट ये माइनस अंडर रूल 8 अंडर रूल 7 है, ये अंडर रूल 7 है, इसको घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, ये माइनस 7 अंडर रूल 2 बराबर 4। तो क्या दोनों तरफ का बराबर आया, नहीं आया ना। जब नहीं आ रहा दोनों तरफ बराबर, मतलब ये भी इसका एक हल नहीं है। ऐसी जो है इसका अंतिम पार्ट है 1 1 वाला है, उसको भी हम कर लेंगे। 1,1 है यानी
एक्स और वाई दोनों का मान 1 है, एक्स बराबर भी 1 है और वाई बराबर भी 1 है। तो एक्स की जगह पे 1 माइनस 2 गुणा 1 बराबर 4। तो 1 माइनस 2 बराबर 4, तो माइनस 1 बराबर 4। तो ये भी इसका एक हल नहीं है। तो इसका केवल एक हल निकला, और वो कौन सा निकला? 4,0 वाला इसका एक हल निकला है, एक ही हल निकला इसका। तो ये देख सकते हैं इसमें जो हल निकला वो केवल कौन सा वाला निकला? 4,0 वाला। ठीक है, ये हल है, बाकी ये भी इसका हल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पर। के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1, समीकरण 2x धन 3y बराबर की। यानी हमें यहाँ क्या करना है? x का मान 2 रखना है, y का मान 1 रखना है और तब k का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं k का मान कितना आएगा। हमारे पास जो दिया है x बराबर 2 दिया है, y बराबर 1 दिया है और समीकरण है 2x धन 3y बराबर की। यहाँ से हमें k का मान निकालना है। x की जगह पे 2 रख देंगे, y की जगह पे 1 रख देंगे। तो समीकरण में क्या हो जाएगा देखेंगे ध्यान से। तो 2 गुणा 2, y x की जगह पे 2 रखा, धन 3 गुणा y की जगह पे 1 बराबर की। तो 2 दूना 4 और धन 3 एकम 3 बराबर की। तो 4 3 7 बराबर की। तो k बराबर कितना आया? k का मान कितना आया? 7 आया। तो ये हमारा इस तरह से इस प्रश्नावली 4.1 और 4.2 का समापन हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और एक बार फिर से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इससे अगला प्रश्नावली के लिए अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।